Hello students, welcome back to our YouTube channel, and today we are going to start our new topic. This is ocean circulation. And children, this is the second video of this chapter, and before this we read about water. हमने वाटर के बारे में पढ़ा, वाटर की इम्पोर्टेंसी के बारे में पढ़ा और कहाँ कहाँ पर वाटर यूज़ होता है, वाटर कितना इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में. वी ऑल हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. So today with next topic, ocean circulation. So here children, you have to see this, that there are, you can say, something magical about walking bare feet on the seashore. It means children, if you are walking on seashore without any slippers, without wearing any shoes, what do you think? यू विल डेफिनेटली थिंक इट्स ए मैजिक. अगर आप नंगे पैर इस मिट्टी पे चलेंगे, जो समुद्री किनारे के पास में जो मिट्टी है, समुद्री किनारे के साथ में, तो वहाँ पर आप चलेंगे तो आपको कैसा लगेगा? एक मैजिक की टाइप से लगे आपको. द वेट सैंड ऑन द बीच. अब बीच के ऊपर जो मिट्टी, जो गीली मिट्टी होती है, इफ़ यू आर टॉकिंग वॉकिंग देयर, एंड वट टाइप ऑफ इमेजेस आर कमिंग इन योर माइंड? द कूल ब्रीज, ठंडी हवाएं चल रही. द सी बर्ड्स, जो समुद्र के अंदर जो बर्ड्स घूमते हैं उनके बारे में. द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर. अब हवा के अंदर जो सॉल्ट की जो स्मेल है, सॉल्ट की स्मेल हवा में कहाँ से आई? यू हैव टू थिंक अबाउट इट, कि ये जो वाटर है, सी वाटर जो होता है चिल्ड्रन, सी के अंदर वो वाटर, उसमें क्या होता है? सॉल्ट होता है. और अगर सॉल्ट के ऊपर से एयर क्रॉस होगी तो क्या होगी? वो एयर भी हमें सॉल्टी सॉल्टी फील होगा. तो यहाँ पर यही कहा है कि किस तरह से आप इस सॉल्टी एयर को यहाँ से देखते हैं. सो दैट इज, एंड म्यूजिक ऑफ द व्हाट इज वेव्स. इन वेव्स का म्यूजिक आपको यहाँ पर दिखाई देगा. एंड एवरीथिंग is so fascinating, so interesting. It means when you are moving on this soil, on the shore of sea, you will definitely feel some musical type and interesting things you will feel here. Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water कीप्स मूविंग कॉन्टीन्यूसली. अब यहाँ पे देखिए क्या कहा कि वाटर ऑफ पॉन्ड्स, पॉन्ड्स का जो वाटर है बिल्कुल काम होता है, शांत होता है. एंड लेक्स वाटर, दैट्स लेक का जो वाटर, दैट्स आल्सो काम. बट ओशन वाटर कीप्स मूविंग कॉन्टीन्यूसली. लेकिन ओशन का जो वाटर है चिल्ड्रन, ये ओशन वाटर हमेशा ही मूविंग करता रहता है. सो दिस ओशन वाटर इज ऑलवेज मूविंग. नाउ यू विल से कि कैसे मूविंग करता है सर? सो सी देयर कि ये कैसे मूविंग करता है, हम इस बारे में बात करते हैं अभी. इट इज नेवर स्टिल. ये कभी भी एक जगह पर नहीं रुकता है. इट इज गोइंग ऑन प्रोसेस. द मोमेंट दैट ऑकर्स इन द ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. अब देखिए यहाँ पर दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो मोमेंट है, मोमेंट मीन्स वाटर का जो मोमेंट है, वाटर को कभी यहाँ से चला, कभी यहाँ पे आ गया, किसी दूसरे प्लेस पर आ गया. तो वाटर का जो मोमेंट है, ये मोमेंट कभी रुकता नहीं है. और हमने इसको क्या ब्रॉडली कैटेगराइज किया. इसको कौन कौन सी कैटेगरीज में हमने इसको किया? देखिए, वेव्स में हमने किया इसको, टाइड्स में और करंट में. इट मीन्स वाटर इज फ्लोइंग इन 3 टाइप्स, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स. इस तरह से जो पानी है सी का, ये 3 टाइप से मूवमेंट करता है. या तो वेव्स की फॉर्म में मूवमेंट करेगा, या फिर टाइड्स की फॉर्म में मूवमेंट करेगा, या फिर ओशन करंट की फॉर्म में ये मूवमेंट करेगा. अब देखिए इसके बाद इसकी जो डिफरेंट टाइप की जो मोमेंट्स हैं वो हम आगे देखते हैं. Now there is also another question, see there, that March 22nd is celebrated as World Water Day.
अब इसको आपने बिल्कुल ध्यान रखना है चिल्ड्रन कि वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, मीन्स द डेट ऑफ द डे व्हेन वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दैट इज 22 मार्च। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी राइज होता है, सो द नीड टू कंजर्व वाटर इज री इन्फोर्स्ड इन डिफरेंट वेज। अब इससे हमें यहाँ पर यह भी लगाते हैं कि पानी को हमें बचाना चाहिए एंड वी वांट टू सेव द वाटर, वी मस्ट कंजर्व वाटर। वाटर को हमें प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, बचा के रखना है, नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो फॉर दिस पर्पज ऑल ओवर द वर्ल्ड 22 March is celebrated every year as World Water Day. So this question you have to keep in your mind कि इस टाइप का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। एंड विद दिस नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। So our next topic is children waves. Now I think a little bit you know about waves, that how waves are moving on oceans. waves पता ना आपको किस तरह से पानी ऐसे लहरों में जो चलता है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे चलता है लहरों में। इफ़ यू आर टॉकिंग ये इस टाइप से वाटर इज मूविंग ऑन द ओशंस जस्ट लाइक दिस, इट इज़ नोन एज द वेव्स। हम इसको क्या कहेंगे, इसको वेव्स बोलेंगे। सो सी देयर चिल्ड्रन दैट when you are playing throw ball on the beach and the ball falls into the water, what happens? There is a good question. अगर आप एक बॉल को फेंकते हैं पानी के अंदर एंड जब आप बीच पे खड़े हैं, बीच कहाँ पे, किनारा के पास में जो बीच है और समुद्री किनारे पे खड़े हैं, वहाँ से बॉल फेंकते हैं एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, पानी में गिर गई बॉल, क्या होगा फिर? थिंक कि वो बॉल जो वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिप हो जाएगी या बॉल वापस आ जाएगी, व्हाट विल हैपन? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रेजिंग इन अवर माइंड। इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश्ड। अब ये हमारे लिए बहुत एक फन टाइप की हो जाएगी, किस तरह से जो बॉल है गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स, किस तरह से वेव्स के जरिए जो क्या है कि वो जो बॉल है वो वापस हमारे पास आ जाती है। When the water on the surface of the ocean rises, जब जो वाटर है सरफेस पर और वो जो वाटर जो वो ओशंस में जो राइज होता है एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली, किस तरह से वो वाटर फिर जो है अल्टरनेटली क्या हो जाता है, वापस आता है, एंड दे आर कॉल्ड वेव्स। उनको हम क्या कहेंगे, वेव्स कहेंगे। देखिए हमने बॉल फेंका, बॉल जाने के बाद बॉल फिर वापस आ गई, किनारे पे वापस आ गई। इसी तरह से जब वाटर जो सरफेस के ऊपर जो आता है उससे जब राइज होता है और फिर अल्टरनेटली वो क्या करता है, गिर जाता है वहीं पर, उसी को हम वेव्स कहते हैं। मतलब कि समुद्र के अंदर से पानी आया, ऐसे लहरें उठी और वो लहरें कहाँ आ गई, ये आपके यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये आपका क्या है, यहाँ पर है आपका ये शोर किनारा है। इस किनारे के ऊपर क्या हो जाएगा, इस किनारे पे क्या होगा, शोर के ऊपर आपकी पानी आया और फिर पानी लहरें जो आई थी ना वो इस किनारे के ऊपर आई। किनारा ये क्या कहेंगे हम इसको, दिस इज़ नोन एज द सरफेस। ये सरफेस के ऊपर आ गई और यहाँ पर आके फिर इसका वेव्स का एंड हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू एंड वी आर मूविंग अहेड। नाउ ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, अगर हम यहाँ पर बात करें स्टॉर्म की, ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड। जब तूफान आता है तो तूफान में क्या होता है चिल्ड्रन, विंड। मैंने आपको बताया ना किस तरह से ओशन के अंदर इस तरह से विंड, ये वेव्स आती हैं और वो वेव्स और बड़ी हो जाती हैं जब कोई विंड आती है, बहुत तेज़ हवा चलती है। विंड ब्लोइंग एट हाई स्पीड दैट इज फॉर्म ह्यूज वेव्स। ये वेव्स फिर और बड़ी हो जाती है जस्ट लाइक दिस। बहुत तेज़ हवा अगर आएगी ना तो विंड क्या हो जाएंगी, इट्स साइज विल इंक्रीज, इनका साइज जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये स्लो ऐसे थे, स्मॉल टाइप की थी, बट व्हेन वाटर देयर इज ए विंड एंड ड्यूरिंग द विंड द साइज ऑफ द वेव्स इज इंक्रीजिंग लाइक दिस।
It means wind has, the size of the waves has increased. So see there, these may cause tremendous and destructions. It means ये हुआ, अगर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तेज हवा के चलने से क्या होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडियस डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन कहाँ पर होगा, ये किनारों पर होगा, समुद्र के अंदर नहीं होगा। जो बहुत तेज़ हवा आएगी तो उस तेज़ हवा से क्या होगा, व्हेन विंड इज ब्लोइंग एट फास्ट, very fast, then what will happen, there will be high destruction at high rate on the shore of seas. समुद्र के किनारे पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, तबाही होगी। एन अर्थक्वेक, ए वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। अब देखिए, जो ओशन वाटर वो किस किस चीज़ से शिफ्ट होता है, अर्थक्वेक आ जाए कहीं पर तो अर्थक्वेक से शिफ्ट हो जाएगा। वोल्केनिक इरप्शन, कहीं पर वोल्कानो आया है, वोल्कानो इरप्ट हुआ है। इरप्शन मीन्स क्या हुआ, वोल्कानो का फटना। अगर वोल्कानो इरप्शन हो गया या अर्थक्वेक आ गया, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड, वाटर के अंदर कहाँ पर आप कहेंगे सर, वाटर के अंदर क्या होता है, जो हमारा ओशन है, इस ओशन के नीचे जो होता है उसको हम बोलते हैं ओशन बेड। इस ओशन बेड में अगर कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया, पानी के नीचे अगर कहीं लैंडस्लाइड होगा तो क्या होगा, शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। तो ओशन वाटर बहुत सारा एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट कैसे होगा, यहाँ से पानी बहुत सारे क्वांटिटी में पानी आया ऊपर और दूसरी साइड में स्प्रेड हो गया लाइक दिस, तो इस तरह दूसरी साइड में स्प्रेड होता चला है। सो इन दिस वे वाटर इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू कैन से लाइक दिस। एज ए रिजल्ट ए ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। उस रिजल्ट को हम क्या कहेंगे, बहुत बड़ी वेव बनेगी। अगर किस चीज़ से वेव बनेगी, यहाँ पर 3 मैंने रीजन बताए आपको, अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, या फिर अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए, तो बहुत बड़ी क्या बनेंगी, वेव्स बनेंगी। और उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, दोज वेव्स, बिग वेव्स आर नोन एज सुनामी। उन वेव्स को हम सुनामी बोलेंगे। दैट मे बी एज लाइट हाई एज 15 मीटर्स, और वो इतनी ज़्यादा हाइट पर वो वेव्स आती है, ऐसे इतनी ज़्यादा, जस्ट लाइक दिस, ऐसे बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं। 15 मीटर्स तक की उनकी हाइट हो सकती है, वो इतनी बड़ी 15 मीटर्स तक की हाइट उनकी फॉर्म होगी। एंड द लार्जेस्ट सुनामी, और जो बिगेस्ट जो सुनामी थी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई, और जो बहुत बड़ी जो सुनामी आई थी उसकी हाइट कितनी थी, 150 मीटर्स थी। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर्स पर आवर्स। अब ये जो वेव्स हैं, मैंने बता नहीं, बड़ी बड़ी वेव्स बन जाती है जस्ट लाइक दिस। अब ये जो इतनी बड़ी बड़ी जो वेव्स हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो होती है 700 किलोमीटर्स पर आवर। 700 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से उनकी स्पीड होती है, 700 kilometers per hour. So the tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of इंडिया। इंडिया के कोस्टल एरिया में जो 2004 में जो सुनामी आई थी उसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था हमारे इंडिया के अंदर। द इंदिरा पॉइंट, चिल्ड्रन हेयर इज ए नीड टू पे अटेंशन, मोर अटेंशन लाइक दैट, कि इंदिरा पॉइंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंदिरा पॉइंट जो था दैट इज इन अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर हमारा एक इंदिरा पॉइंट था। दैट गॉट सबमर्ज अंडर द सुनामी। 2004 में जो सुनामी आई थी, उस सुनामी के आने से ये जो इंदिरा पॉइंट था हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर, वो कहाँ पे था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट क्या हो गया था आपका, ये सबमर्ज हो गया था, पानी में डूब गया था, और उसके बाद फिर ये पानी से बाहर नहीं आया। इट मीन्स ये हुआ कि बहुत सारा पानी कहीं दूसरी जगह से आया और इस साइड में आ गया। आने के बाद ये जो पॉइंट था वो नीचे सबमर्ज हो गया। 2004 में सुनामी आई थी इंडिया के अंदर, उस सुनामी में इंडिया का जो इंदिरा पॉइंट था ये सबमर्ज हो गया था। सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस वन। समटाइम्स क्वेश्चन कैन बी रेज्ड दैट हाउ द
Indira Point was submerged and in which year this Indira Point was submerged? तो आपने यहाँ पर देना कि 2004 में इंदिरा पॉइंट दैट वाज सबमर्ज एंड ड्यू टू सुनामी इट वाज सबमर्ज। तो ये आपने यहाँ पर आंसर देना है इस चीज़ का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट वन इज tides. So children, there is need to pay attention towards this side, tides. First of all, we will know that what is tide and how tides are created, how tides are originated, and what are the reasons behind the origination of the tides. So pay attention towards this one. The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide. टाइड क्या, देखिए यहाँ पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइड रिदमिक राइज एंड फॉल। रिदमिक क्या होता है, जैसे एक बार पानी ऊपर गया एक बार नीचे, इन दिस वे दिस इज नोन एज द रिदमिक राइज। राइज हुआ और नीचे अगर राइज एंड फॉल, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन द ओशन। ओशन के अंदर दिन में 2 बार, 2 टाइम्स in a day, 2 times in a day in oceans, water is just rising 2 times in a day, that is known as the tide। उसको हम बोलते हैं tide children। It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level। अब हाई टाइड कब बनता है और लो टाइड कब बनता है? देयर इज ऑल्सो क्वेश्चन। हाई टाइड जब बनता है, वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर, किनारे का बहुत सारा एरिया कवर कर लेता है। राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल, जब पानी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर होता है ऐसे, और जब किनारे पे पहुंचता है चिल्ड्रन, तो काफ़ी सारा एरिया दैट इज़ कवर्ड बाय दैट वाटर, दैट इज़ नोन एज द हाई टाइड। उसको हम बोलेंगे हाई टाइड। जब हाई टाइड होता है तो काफ़ी सारा एरिया अपने अंडर में कर लेता है, जो कि समुद्र के किनारे का एरिया होता है, दैट इज़ हाईएस्ट लेवल पर होता है जब पानी ज़्यादा उसके अंदर होता है। एंड नेक्स्ट वन इज एंड इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल, जब वाटर जो लोवेस्ट लेवल पर होता है, एंड रिसीड्स फ्रॉम द सी शोर, और जब किनारे से जो पानी जो है रिसीट होता है, किनारे से पानी बहुत कम किनारे पर पानी आता है। अब मैंने क्या कहा था कि जब जो है वेव जब हाई होती है तो पानी ज़्यादा आएगा, वेव जब हाई होंगी तो और काफ़ी दूर तक जाएगा, किनारे पे काफ़ी दूर तक जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, हाई टाइड होगा। और जब पानी कम आएगा और जो है किनारे पे काफ़ी दूर तक नहीं जाएगा, थोड़े से एरिया तक ही जाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोवेस्ट लेवल बोलेंगे, और लो टाइड्स में आता है अभी वो। दैट इज दीज आर द 2 थिंग्स कि टाइड्स क्या होते हैं, रिदमिक। अब देखिए इसका टाइड्स का भी रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर का रिदमिक राइज एंड फॉल दिन में 2 बार अगर ऐसा होता है तो उसको हम टाइड बोलेंगे। और जब ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा एरिया कवर करता है सी शोर का, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हाई टाइड या हाईएस्ट लेवल है। और जब कम पानी अगर आता है टाइड में और ज़्यादा एरिया कवर नहीं करता, तो उसको हम क्या कहेंगे, लोवेस्ट लेवल है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ लेवल्स व्हेन देयर इज टाइड ऑन द in the sea, that is। And our next one is the strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides। अब यहाँ पर देखिए और भी इसने एग्जाम्पल्स लिए हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल। देखिए ग्रेविटेशनल पावर, अब आपको ये तो पता है कि हमारी अर्थ की भी ग्रेविटेशनल पावर होती है, पर यहाँ पर इसने क्या कहा है, ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून। सन और मून, देखिए ये तो आपके यहाँ पर सन हो गया और ये हो गया आपका मून। यहाँ पर सन और मून की जो हाई पावर होती है, ग्रेविटेशनल जो पुल होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर जब वो लगता है, देन कॉजेज द टाइड, तब उससे टाइड्स बनते हैं। अब मून तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इधर से, सन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इट मीन्स इन दोनों की ग्रेविटेशनल जो पावर है उसको पुल कर रही है अर्थ को। देखिए यहाँ से भी ये इसको पुल करते हुए नज़र आ रहा है,
ये देखिए यहाँ से पुल कर रहा है इसको, और इधर से भी इसको पुल कर रहा है. सो दैट इज द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ये जो वाटर है हमारी अर्थ के ऊपर बात करें, वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून, मून के जब बिल्कुल नज़दीक होता है, और पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जब मून की ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर काम करती है और पानी जो है मून अपनी साइड में अट्रैक्ट करता है, उसको क्या करता है, पुल करता है. एंड कॉजेस हाई टाइड, उसको क्या बोलेंगे, वो हाई टाइड बनता है. बट ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर द सेम लाइन. जब वो तीनों के तीनों एक ही लाइन में रहते, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में क्या होगा, ये तीनों एक लाइन में आ गए, सन मून एंड अर्थ. जब तीनों के तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, देन द टाइड्स आर हाईएस्ट. उस टाइम टाइड कैसे बनेंगे आपके, तब टाइड बनेंगे आपके हाईएस्ट, तब आपके हाई टाइड बनेंगे. कब बनते हैं, एक बार दोबारा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर. हाउ एंड व्हेन हाईएस्ट टाइड्स बिकम्स वेरी हाई, जब तीनों ही सन, मून एंड अर्थ, व्हेन दे आर इन ए स्ट्रेट लाइन, यू कैन से, जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो जाते हैं, सेम लाइन में हो जाते हैं, तब उस टाइम क्या बनता है, आपके हाई टाइड बनता है. दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स. उन टाइड्स को हम क्या बोलेंगे, जब हाई टाइड बनेगा वो स्प्रिंग टाइड बनेंगे. लेकिन कब बनेंगे, जब तीनों के तीनों एक ही लाइन में होंगे. व्हेन दिस ऑल थ्री सन, मून एंड अर्थ आर इन ए स्ट्रेट लाइन, एंड एट दैट टाइम हाईएस्ट टाइड is formed, and that is known as spring tides. So children, this is very interesting to know. But one more, but when the moon is in first and the last, जब मून फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, the ocean waters get डाउन इन डायगनली अपोजिट डायरेक्शन. और ओशन वाटर क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में डायगनली जाता है. तब क्या होगा, उसकी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पुल ऑफ द सन एंड अर्थ रिजल्टिंग इन लो टाइड्स. तब वहाँ पर क्या होगा, जो सन और आपका मून का जब उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, तो क्या होगा, ओशियन वाटर्स डायगनली क्या हो जाएगा, डायगनली दैट इज डाउन, अपोजिट डायरेक्शंस में जाएगा तो डाउन हो जाएगा ग्रेविटेशनल पुल जो होगा सन का और अर्थ का. देन व्हाट विल हैपन, तब उस टाइम क्या होगा, लो टाइड बनेंगे चिल्ड्रन. दिस टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स. उन टाइड्स को हम क्या कहेंगे, नीप टाइड्स बोलेंगे. लो टाइड जब बनेंगे तो उनको हम सेकंड नेम उन्होंने क्या दिया कि उसको बोलेंगे हम नीप टाइड्स. अब देखिए हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन. हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन. नेविगेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमारे जो शिप होते हैं उन शिप की नेविगेशन में हाई टाइड हेल्प करते हैं. आप कहोगे सर वो कैसे हेल्प करते हैं, देखिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं. देयर इज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर. जो किनारा है, किनारे के पास वो वाटर लेवल को लेके आएंगे. इट मीन्स जैसे यहाँ से लगा लेते हैं हम, ये आपका शिप है, यहाँ से चल रहा है और ये यहाँ पर वाटर है, वाटर के ऊपर, और इधर से ही पानी इस साइड में फ्लो कर रहा है जस्ट लाइक दिस. तो इस साइड में फ्लो कर रहा है, तो ये जो आपका शिप है, ये शिप भी इधर ही फ्लो करते हुए जल्दी आएगा, और यहाँ पर आपका जो किनारा है यहाँ पर जल्दी आ जाएगा. ये इट मीन्स ये हुआ कि जब हाई टाइड होते हैं तो हाई टाइड में शिप भी अगर उसी डायरेक्शन में चल रहा है तो उस साइड डायरेक्शन में शिप जल्दी है जो है किनारे पर पहुँच जाएगा. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस वन. This help the ships to arrive at the harbor more easily. Harbor means बंदरगाह, जहाँ पर शिप रुकते हैं आकर. तो इससे क्या होता है, जब हाई टाइड होते हैं, हाई टाइड में जो समुद्री जहाज होते हैं जो है, तो वो क्या होते हैं, दे कम्स एट एंड दे रीच वेरी इजली एट द हार्बर. हार्बर पर वो बहुत आसानी से पहुँच जाते हैं. द हाई टाइड्स आल्सो हेल्प इन फिशिंग. हाई टाइड में फिशिंग भी बहुत अच्छी होती है. देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लें. हाई टाइड से एक तो क्या हुआ, जो हमारे शिप होते हैं वो शिप जल्दी पहुँच जाते हैं किनारे के ऊपर. दूसरा क्या कहा इसने, कि फिशिंग भी बहुत अच्छी होती है उसमें. मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड. हाई टाइड में ज़्यादा से ज़्यादा जो फिशेज होती है वो किनारे के पास आती हैं.
सो दिस इनेबल्स फिशरमैन टू गेट ए प्लेंटीफुल कैच। अब इससे क्या होता है, अब फिशरमैन वहाँ पे खड़े होते हैं। व्हेन देयर इज हाई टाइड एट दैट टाइम मैनी फिशेस केम नियर द शोर। एंड उस टाइम क्या होता है, फिशरमैन वहाँ पे खड़े होते हैं और वो बहुत सारी फिशेस आती हैं तो उनको अच्छे से कैच मिल जाता है। कैच मतलब उन फिशेस को कैच कर लेते हैं। सो द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। अब एक और भी एडवांसमेंट यहाँ पे दिए, जो वाटर का राइज एंड जो फॉल होता है तो उसकी वजह से क्या हुआ चिल्ड्रन, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। अब कई कंट्रीज़ में ऐसी है सिचुएशन, इंडिया के अंदर भी इस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। जब वाटर राइज एंड फॉल होता है तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। हमने बड़े बड़े वहाँ पर क्या है मिल लगाए हुए हैं जो, और वहाँ से क्या होगा, जब वाटर वहाँ से क्रॉसिंग करेगा तो वहाँ से हमारे वो टर्बाइंस और जनरेटर्स जो लगे हुए टर्बाइंस मूविंग करेंगी और जनरेटर्स चलेंगे और फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होंगी। इस टाइप का आप गुजरात में देख सकते हैं, इंडिया में वहाँ पर भी इस टाइप का प्लांट लगा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। अब नेक्स्ट चिल्ड्रन हमारा आता है ओशन करंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सी देयर दैट ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली। जो ओशन करंट्स है वो क्या है, ये स्ट्रीम्स होते हैं वाटर की। स्ट्रीम समझते हो, जैसे पतली पतली धाराएं होती है ना पानी की, इस टाइप से। सो ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, फ्लोइंग करती रहती है ऑन ओशन सरफेस। अब कहेंगे ओशन सरफेस कौन सा, समुद्र का जो ऊपर का जो एरिया जो हमें दिखाई देता है उसको हम सरफेस बोलेंगे। आपने लैंड सरफेस तो देखा होगा, लैंड के ऊपर का एरिया सरफेस हो गया। ऐसे ओशन के ऊपर का जो एरिया होता है चिल्ड्रन, उसको हम ओशन सरफेस बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, स्ट्रीम्स जो होती है वाटर की स्ट्रीम्स, वाटर की धाराएं चलती हैं किसकी वजह से, करंट की वजह से। ओशन के अंदर करंट जनरेट हुआ, उस करंट से फिर क्या हुआ, पानी बहुत स्पीड से चलता है एक साइड में, एक डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में चलेगा वो कहाँ पर आएगा, ओशन सरफेस के ऊपर उस डायरेक्शन में मूविंग करेगा। एक डेफिनिट डायरेक्शन में जाता है। डेफिनिट डायरेक्शन में मान लो ईस्ट साइड में हो सकता है, वेस्ट में हो सकता है, नॉर्थ में या साउथ में, किसी भी डायरेक्शन में वाटर फ्लोइंग कर सकता है। सो द ओशन करंट में भी वार्म और कोल्ड। अब यहाँ पर दो टाइप का करंट होता है, या तो वार्म करंट होता है ओशन के अंदर या फिर कोल्ड करंट होता है। जनरली द वार्म ओशन करंट ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। वार्म ओशन करंट कहाँ पर आता है, ये इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर जानने कि आपका आता है, ये इक्वेटर में आता है वार्म ओशन करंट। वार्म ओशन करंट दैट इज जनरेटिंग ऑन ओरिजिनेटिंग दैट इज नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास तो आता है हमारा वार्म ओशन करंट। एंड सेकेंड वन इज एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स। अब इक्वेटर से फिर किधर चलेगा वो, सपोज कर लेते हैं कि हम यहाँ पे सी कि किस तरह से पानी चलेगा। देखिए ये आपका दैट इज, ये आपका इक्वेटर होगा, दिस वन इज, सो इसको बोलेंगे हम इक्वेटर। अब इक्वेटर से पानी किधर जाएगा, ये आपका होगा नॉर्थ पोल और ये होगा आपका साउथ पोल। तो इक्वेटर से जो करंट जो जाएगा या तो फिर नॉर्थ पोल की साइड में जाएगा ऐसे, या फिर साउथ पोल की साइड में आएगा। अब आ गया समझ में, ये 0 डिग्री पे होता है हमारा इक्वेटर, यहाँ पे जस्ट लाइक दिस। अब 0 डिग्री से ये इसने कहा कि इक्वेटर के आसपास में, यहाँ पर आसपास में ये करंट जनरेट होते हैं, और ये करंट किस डायरेक्शन में जाएंगे, या तो नॉर्थ पोल की साइड में जाएंगे या फिर साउथ पोल की साइड में जाएंगे। इन दो साइड में जो है ये क्या जाते हैं, ये करंट दोनों साइड में जाते हैं। कौन सा करंट बताया मैं हमने, वार्म करंट। सो इट मीन्स वार्म करंट आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, या तो नॉर्थ पोल की साइड में या साउथ पोल की साइड में, दोनों साइड में पोल की साइड में जाते हैं इक्वेटर से जो वार्म करंट हमारे जनरेट होते हैं। आई थिंक फ्रॉम दिस वन इज क्लियर चिल्ड्रन टू यू। एंड नेक्स्ट वन इज, अब देखिए इससे आगे जो टॉपिक इसने दिया है, सो दैट इज द कोल करंट कैरी वार्म वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लेटीट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लेटीट्यूड्स। अब जो कोल करंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये पोलर एरिया से लेकर
कहाँ पे जाएंगे, हायर लेटीट्यूड की साइड में जाएंगे, पानी को लेके आएंगे। ये ऊपर से नीचे ऐसे वाटर लेके आते हैं, नीचे से ऊपर। मत मीन्स ये हुआ कि नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से इक्वेटर की साइड में जाते हैं। तो इन दोनों में ये आता है, ये अपोजिट चलते हैं। कौन से, जो आपके कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट कहाँ से चलेंगे, कोल्ड एरिया होगा। अब कोल्ड एरिया कहाँ पर होता है, कोल्ड एरिया आपको पता है कहाँ पे मिलेगा। कोल्ड एरिया चिल्ड्रन आपका होगा या तो नॉर्थ पोल की साइड पे होगा या फिर साउथ पोल की साइड में। अब ये इस साइड से ऐसे चलते हैं, जस्ट लाइक दिस, ऐसे ऊपर से नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से किसकी साइड में जाएंगे, ये इक्वेटर की साइड बोल सकते हो, आपका ट्रॉपिकल एरिया या हायर जो लेटीट्यूड्स होते हैं उनकी साइड में ये पानी चलेगा। ये आपके आते हैं कोल्ड करंट। कोल्ड प्लेसेस से स्टार्ट होंगे और वार्म प्लेसेस की साइड में जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके कोल्ड करंट। कोल्ड प्लेसेस कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर पोलर एरियाज होता है, पोलर बेस जहाँ पर मिलते हैं, और वो कहाँ होते हैं, या तो नॉर्थ पोल की साइड में या फिर साउथ पोल की साइड में। तो उधर से जनरेट होकर ये इस साइड में ऐसे डायरेक्शन में आएंगे, इधर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे इसमें स्लाइड में शो किया। नेक्स्ट वन इज ओके, द लेब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट। लेब्राडोर कोल्ड करंट है, वाइल द गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट। गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है। द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। ओशन करंट क्या करता है, जो टेम्परेचर कंडीशंस उस एरिया की, कि टेम्परेचर लो है, ज़्यादा है, कम है, हाई है कि लो है, उसको इम्पैक्ट करता है। वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर। वार्म करंट क्या करेंगे, वार्म टेम्परेचर लेके आएंगे ओवर लैंड सरफेस, लैंड के सरफेस के ऊपर। देखिए ये वार्म करंट और कोल्ड करंट कहाँ पर जनरेट हुए, ये दोनों कहाँ से चले, ये आपके ओशन से आए। अगर वार्म करंट आएगा तो वार्म करंट से हमारे अर्थ के ऊपर जो वहाँ का जो सरफेस एरिया होगा वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ पर वार्म टेम्परेचर हो जाएगा। एंड एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट, जहाँ पर दोनों करंट मिलते हैं, एक साइड से तो वार्म करंट आ रहा है और एक साइड से कोल्ड करंट आ रहा है, जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे, इस पॉइंट पर जहाँ पर ये दोनों आके मिलेंगे, सो दैट इज वो एरिया जो क्या हो जाएगा, द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द, ये एरिया क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड हो जाएगा। कि मतलब वहाँ पर जो है इस एरिया में, इस एरिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फिशिंग मिलेगी। इस एरिया के अंदर वहाँ पर अच्छी कैच मिलेगी। कैच किस चीज़ की, फिशेस की। तो वहाँ पर आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखेंगे वार्म करंट और कोल्ड करंट का, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वहाँ पर आपको काफ़ी सारी फिशेस वहाँ पे मिलेंगी। सम अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट, कुछ जापान में या ईस्टर्न कोस्ट के अंदर अगर हम बात करें, सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और सच एग्जाम्पल्स। अब ये कौन से एग्जाम, कहाँ पर है ये एरिया जहाँ पर इतनी अच्छी फिशेस जो कैच करने को मिलेंगी। इसने बताया कि जापान का एरिया और ईस्टर्न कोस्ट, ईस्ट साइड का जो एरिया है नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न। नॉर्थ अमेरिका ईस्टर्न कहाँ पे हुआ, ये देखिए नॉर्थ अमेरिका है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका आ गया नॉर्थ अमेरिका। इसके ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में कहाँ हुआ, ईस्टर्न साइड में ये एरिया हो, यहाँ पर ये ईस्ट का एरिया हो गया सारा का सारा। तो ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और उसने क्या कहा साथ में, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और सच एग्जाम्पल्स। ये ऐसे देखिए ये रेड कलर का ये क्या हुआ आपका, दिस इज वार्म करंट। और ऊपर से क्या आ रहा है ये देखिए यहाँ पर, ये आपका ब्लू कलर में ये आपका कोल्ड करंट है। तो यहाँ पर आके जब ये मिलेंगे तो ये जो एरिया हो जाएगा, ये एरिया वो हो जाएगा जहाँ से बहुत अच्छी फिश की कैचिंग की जा सकती है। सो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की गई कि जहाँ पर दोनों ही कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं तो वो एरिया फिशिंग के लिए सबसे स्टेबल एरिया होता है। द एरियाज वेयर ए वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फोगी। लेकिन एक और भी बात होती है, यहाँ पर आपको फिशेस तो काफ़ी मिल जाएंगी, लेकिन ये जो एरिया होगा, ये एरिया ये काफ़ी फोग एरिया होगा। क्योंकि देखिए वार्म और कोल्ड जब दोनों करंट मिलते हैं तो वहाँ पर फोग जनरेट होता है। गर्म पानी और ठंडा पानी जब भी मिलेगा तो वहाँ पर क्या होगा, एकदम से वहाँ पर फोगी एरिया हो जाएगा। तो यही इसने कहा कि जहाँ पर दोनों ही मिलते हैं वार्म करंट और
कोल्ड करंट, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर बन जाएगा वहाँ पर, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। और वहाँ से जो भी शिप्स जा रहे हैं उन शिप्स के लिए जाना भी बड़ा वहाँ से क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम वेरी मच डिफ़िकल्ट उनको, क्योंकि आगे विजिबिलिटी कम हो जाएगी, उनको दिखाई नहीं देगा ढंग से। तो इन दिस वे वी कैन से दैट वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट दैट इज़ द स्टेबल प्लेस फॉर कैचिंग ऑफ द फिशेस, बट दैट एरिया विल बी वोट एरिया कैसा हो जाएगा, वो फोगी हो जाएगा, फोगी वेदर होगा वहाँ पर, और शिप्स के नेविगेशन के लिए वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी। सो विद दिस चिल्ड्रन आवर वीडियो इज completed. Do like and share and subscribe our channel. Thanks.